जी नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि महाभियोग और महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। जैसे अभी रिसेंट में हमने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी के अगेंस्ट ये न्यूज़पेपरों में ये चल रहा है कि महाभियोग लाया जा रहा है और उसमें लोकसभा के 217 से अधिक जो सांसद हैं वो और राज्यसभा के सांसद मिला के उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव भेज दिया है। और जो कमेटी थी उसने भी इनको दोषी पाया गया, क्योंकि इनके घर पे, जो घर के बाहर जो स्टोर रूम था, तो उस पे वो करोड़ों, मतलब कह सकते हैं लगभग 15 करोड़ का अनुमान बताया गया था। कुछ जले हुए 500 के नोट बोरियों भरे हुए मिले थे। खैर, तो बाद में इनका स्थानांतरण जो था वह प्रयागराज या इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो अब उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें पद से मुक्त करने की सिफारिश जो है वो होगी। अब बात यह आती है कि आम बोलचाल में हम लोग राष्ट्रपति के लिए तो शब्द है कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन क्या न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जब हटाना हो, तो क्या यह उचित है कि हम महाभियोग शब्द का ही प्रयोग करें? आम बोलचाल में महाभियोग ही कहा जाता है, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से देखा जाए, तो यहां पे होना चाहिए महाअभियोग जैसी प्रक्रिया। हम दोनों में जो बेसिक अंतर है उसे समझने की चेष्टा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं महाअभियोग की। जो राष्ट्रपति जी के लिए महाअभियोग की बात होती है वो क्या है। तो बच्चों, पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसे बताता हूं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट या हम इसे कहेंगे या महाभियोग। महाभियोग, देखिए, जो प्रेसिडेंट की बात आती है, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि महाभियोग शब्द जो वो केवल और केवल राष्ट्रपति जी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोग संविधान का अनुच्छेद 61 आप देखते हैं, तो आर्टिकल 61 में ही ये दे रखा है कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहां पे दोनों में हम अंतर करते हुए चलेंगे, मैं समझा देता हूं। देखिए, यहां पर क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति के विरुद्ध उन्हें पद से हटाना हो, ठीक है, तो जनरली तो होता है कि 5 वर्ष या त्याग पत्र दें, तब तक पद पे रहेंगे और महाभियोग के द्वारा भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाअभियोग के लिए यहां पर जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके लिए जो बेस होता है या जो आधार होता है, वो क्या है यहां पर? वह है संविधान का अतिक्रमण। यहां पर क्या है? संविधान का अतिक्रमण। ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस, इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस या महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ये दो शब्द यहां पर हम बात करेंगे। ये किसके लिए? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीश के लिए। अंतर हमें समझते हुए चलना होगा, ठीक है। तो यहां पर जो बेस है बच्चों, वह है संविधान का अतिक्रमण। ये ही शब्द दे रखा है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एकमात्र आधार होता है, ठीक है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहां पर एक प्रमुख आधार। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, यहां पर आप देखेंगे जब जजों को अपने पद से हटाना है, न्यायाधीशों को, जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उन्हें यदि पद से हटाना है, तो उसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है। अब इसमें क्या चीजें जरा देखेंगे। यहां पर जो संविधान है, देखिए, हम जो बात करते हैं आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें इसके बारे में थोड़ा सा उपबंध दे रखा और संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह इसके लिए नियम बनाए। अब होता क्या है कि भाई यहां पर एक तो उनके जो बेसिस हैं हटाने के आधार, तो दो चीज समझ लीजिए जरा। इनको हटाने का आधार, ये जो प्रक्रिया है ये बच्चों दे रखी है यहां पे आर्टिकल 61 में, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर जो आधार है वो क्या है, यहां देखेंगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, ये याद समझे, साबित कदाचार और अक्षमता, ये दो आधार हैं, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये यहां पे दो शब्द हैं। तो अंतर यहां समझ लीजिए। और साथ साथ इस आर्टिकल के साथ साथ यहां पर जो हमें देखना होता है वो क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, यहां देखेंगे हम लोग जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये हाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर, तो दोनों में अंतर तो समझ लीजिए, पहले यहां पे संविधान का अतिक्रमण और यहां पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो ये दोनों अंतर होते चले जा रहे हैं यहां पर, इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब जब संविधान का अतिक्रमण किया, अब यहां पे इसे समझ लें एक एक करके, हम दो कॉलम करते हुए ही चलेंगे ताकि आप लोग बहुत आसानी से इस चीज को समझ लें। हमें क्या करना है, इसे देखें जरा गौर से, हम दो भागों में इसे पूरी तरह से विभाजित करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पे राष्ट्रपति और एक तरफ न्यायाधीश, महाभियोग और महाभियोग जैसी प्रक्रिया की ही बात करेंगे। अब जब राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो मान लो हमें क्या करना होगा कि हमारा पार्लियामेंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पे, क्या है हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारा संसद, इसके दो हाउस हो जाते हैं, एक हमारा हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। हमने जो बात की है अभी, यह किसकी बात की है, हाउसेस की बात की है, ये हमने सदन की बात की है, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन निम्न सदन, यह सब आप जानना है, मैं वहां ये चीज नहीं बता रहा हूं। अब इस बात को समझे, मान लीजिए इसमें कोई भी सदन, देखिए दोनों चीजें हैं। अब यहां पे दोनों बात में एक चीज और है कि जब भी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, अब कौन सा सदन प्रस्ताव लेके आ रहा है हटाने के लिए, दोनों चीजें हैं। सदन में अगर प्रस्ताव राज्यसभा लेके आ रही है या लोकसभा लेके आ रही है, तो यहां पे हमें ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई भी सदन इस तरह का प्रस्ताव लाएंगे तो पहली चीज, कोई भी सदन प्रस्ताव ला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो राज्यसभा में या लोकसभा में। अब देखिए यहां पर है हमारे स्पीकर महोदय, यहां पे हमारे लोकसभा अध्यक्ष और यहां पे हमारे चेयरमैन साहब हैं। इन दोनों के पास यह शक्ति होती है कि वह इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। ये ले भी सकते हैं उस प्रस्ताव को और नहीं भी ले सकते हैं, ये दोनों केस में होगा। पहले एक एक केस समझ लेते हैं। अब यहां पे जब प्रस्ताव आया तो मान लीजिए कि यदि यह प्रस्ताव, जब प्रस्ताव आएगा तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले बच्चों 14 दिन पूर्व सूचना देनी है। अब अंतर समझिएगा, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है यहां पर, ठीक है। जब 14 दिन यहां पे पूर्व सूचना हमें देनी है तब क्या करना होगा, अब कितने लोग हो, मान लो कि अगर ये सदन है, ठीक है, कोई भी इन दोनों में अगर कोई भी सदन लेके आता है तो बच्चों 25% मेंबर्स, 25% सदस्य, याद रखिएगा 25%, या हम कह सकते हैं 1/4 मेंबर किसी भी हाउस के। अगर लोकसभा में शुरुआत हो रही है तो लोकसभा के 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे और वह प्रस्ताव यहां पे आना चाहिए, पहली बात। और उसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय के पास 14 दिन पूर्व जानी चाहिए। यहां पे कितने, दोनों सदन, अगर मान लो कोई भी एक सदन प्रस्ताव लेकर आ रहा, राज्यसभा लेकर आ रहेगा तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य, लोकसभा लेकर आ रहे तो कुल सदस्य संख्या के, ये भी याद रखना, कुल सदस्य संख्या के ये लेके आएंगे। क्लियर है ये पॉइंट। तो 25% मेंबर या 1/4 मेंबर इस प्रस्ताव को लेके आएंगे, सूचना दी जाएगी। ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम इतना हमें रिक्वायर है। अब मान लीजिए कि ये हमने शुरुआत की राज्यसभा से और ये रहा हमारा लोकसभा। राज्यसभा में ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया,
राज्यसभा में ये प्रस्ताव हमने यहां पे पारित कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। और याद रखना यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। यहां पे प्रेजेंट एंड वोटेबल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे कुल सदस्य संख्या का, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे क्या करना है, टोटल मेंबर 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। ये जो रिजोल्यूशन है, ये जो प्रस्ताव है, वो क्या होना चाहिए, 2/3 सदस्यों के द्वारा यदि ये पास कर दिया जाता है, टोटल मेंबर का 2/3, ये नहीं कि 50% + 1 प्रेजेंट है और 2/3 कर देना, 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। ये अगर इसे यहां से पारित कर देते हैं तब ये जाएगा हमारे सेकेंड हाउस। ठीक है, इस केस में फर्स्ट हाउस ये भी कर सकते हैं, सेकंड हाउस से कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जाएगा तो जो लोकसभा में, पहले हमने राज्यसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पास हो गया 2/3, कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पारित हो गया। अब ये जाएगा दूसरे सदन अर्थात लोकसभा में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक कमेटी गठित की जाएगी, जांच समिति। उस जांच समिति के समक्ष राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, या फिर यह कहा जा सकता है कि अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है अथवा नहीं हुआ है। एक मिनट बच्चों, जरा वीडियो को धुंधला हुआ क्या, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना जरूरी है कि अगर एक सदन ने 2/3 बहुमत से कुल सदस्य संख्या का, यहां याद रखना टोटल मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, पास कर दिया, अब जाएगा यहां पर, तो ये इंक्वायरी कराएगा। यहां पे क्या होगा, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी में अगर ये पाएगा कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है और ये भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये भी पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर देंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहां समस्या ये थी, मतलब यहां पर बात ये थी। अब बात करते हैं हम राष्ट्र न्यायाधीश को हटाने के लिए। भाई यहां पर भी क्या होगा, पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, 2 हाउसेस की हम बात कर रहे हैं। यहां पे ये मत समझ लेना कि संसद में तो 3 हिस्से, 3 भाग हैं, वो ठीक है, हम राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा वो नहीं कर रहे, हम केवल हाउसेस की बात करें, सदन। तो यहां पे जो हमारे सदन है वो ध्यान दें, एक हमारा सदन है राज्यसभा और यहां लोकसभा। ठीक, अब हम बात करें इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस की। अब मान लीजिए इन केस राज्यसभा इंट्रोड्यूस द रेजोल्यूशन टू रिमूव द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, तब क्या करेंगे, यहां पर जब राज्यसभा के केस में यहां पे कितने मेंबर्स होने चाहिए, 50 मेंबर्स। देखिए पहला केस, यहां पे 50 मेंबर्स साइन करे होने चाहिए, एक बात। और यदि राज्यसभा लोकसभा फर्स्ट इंट्रोड्यूस the resolution to remove the judges of the High Court or Supreme Court from his office, then the total number of signatory member required, how many members? बच्चों इस केस में 100 members। ये याद रखिए, यहां पे 50 सदस्य और यहां पे 100 सदस्यों की रिक्वायरमेंट होगी। अब वही प्रोसेस फिर से चलेगा। हाँ, इनको भी 14 डेज पहले, 14 डेज प्रायर नोटिस इन्हें भेज दो, 14 डेज प्रायर नोटिस, पूर्व सूचना इन्हें दे दी जानी है, वो सेम रहेगा। अब अंतर समझ में आ गया। यहां पे कितने बच्चों, 1/4 सदस्य, 1/4 मेंबर अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो राज्यसभा के 1/4, लोकसभा पहले लेके आ रही है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर। यहां पे ऐसा मेंबर 25% नहीं चाहिए, यहां चाहिए केवल 50 सदस्य और यहां पे 100 सदस्य, और 14 दिन पहले का नोटिस दे दें। अब मान लो इस केस में क्या हुआ कि हमने फिर से राज्यसभा में ये हुआ और लोकसभा, और टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे राज्यसभा में यदि यह प्रस्ताव जाता है तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे समझ लीजिए, यहां पे हमें चाहिए मेजॉरिटी, यहां चाहिए हमें मेजॉरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब मेजॉरिटी 50% + 1 तो होने चाहिए कम से कम, और उसमें भी जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और जब ये यहां से पास हो जाएगा तब ये जाएगा
इस सदन में। ठीक है। हाँ, जो हमारा जजेस इंक्वायरी कमेटी जो एक्ट है 1968, उसके तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति में यहां पे क्या होगा ये भी देख लें, जो हम बात कर रहे थे, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके तहत एक कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी में कौन कौन होगा बहुत जरा ध्यान से सुने। एक होने चाहिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। और तीसरा जो सदस्य होगा वो कोई मतलब विधिवेत्ता, कानून के बहुत विशेषज्ञ होने चाहिए, जानकार होने चाहिए। तो इन 3 सदस्यों ये कमेटी बनती है और ये फिर जांच करके रिपोर्ट देगी कि ये दोषी हैं या दोषी नहीं है। तो जैसा अभी हमारा अगर देखा आप लोगों ने, तो यहां पर जो जस्टिस वर्मा जी के खिलाफ जिस तरह से अभी एक कमेटी गठित की गई थी, तो उसमें भी अगर देखा जाए, कहाँ गया, उसमें मैंने बताया था कि जस्टिस वर्मा जी के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया था। तो उसमें इन्हें दोषी पाया गया और जब दोषी पाया गया तो इन्हें इनके पद से हटाने का प्रस्ताव जो था वह चला गया। इसमें जो नाम आ रहे हैं, देखिए, इस कमेटी में जो जस्टिस वर्मा जी को हटाने के लिए जो कमेटी थी, उसमें जो मैं बता दे रहा हूं वो कौन कौन से आप नोट कर लें चाहे तो। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन थी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं लिए गए थे। ठीक है। हालांकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि किसी हाई कोर्ट के जज को, उच्च न्यायालय के जज को पद से मुक्त किया जा रहा है। तो शायद कुछ ऐसा रहा हो। तो मतलब हमें यहां पे 2 जज होने चाहिए और एक कोई विधिवेत्ता होना चाहिए। तो इस बार क्या किया, तीनों ही न्यायाधीश ले लिए गए हैं। ठीक है। एक पंजाब हरियाणा से ले लिए हाई कोर्ट के जज, वहां से ले लिए गए हैं चीफ जस्टिस वहां के शील नागू जी, और हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ले लिए गए हैं। हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट की जज ली गई, चीफ जस्टिस नहीं ली गई है, अनु शिवरामन। तो ये ले लिए गए हैं। तो इन तीनों रिकमेंडेशन दी और हो गया। अब देखिए, जब ये यहां पे पहुंच गया, ये रिपोर्ट यहां पहुंची जाएगी, सबमिट की जाएगी, जो भी हुआ। उसके बाद में लोकसभा भी यहीं पे क्या होगा, सेम यही प्रोसेस, मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी क्या होती है, 50% + 1, और यहां पे 2/3 क्या होना चाहिए, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटेड, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटेड, बस ये यहां पे होगा। तो इस तरह से क्या होगा, अगर यह प्रस्ताव दोनों सदन से पारित हो गया तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव दैट जज फ्रॉम हिज ऑफिस विद इमीडिएट इफेक्ट। ये यहां पे कहानी थी। तो अब उम्मीद होगी कि अब आप लोग इंपीचमेंट और इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस में अंतर बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन आम बोलचाल में जो मैंने बताया आप लोगों को वो क्या है कि महाभियोग शब्द ही प्रचलन में है। तो जो, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो कुछ तकनीकी शब्द वो आपको जानने चाहिए। ठीक है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 124 प्लस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये दोनों प्रोसेस यहां पे होते हैं। और जजेस को हटाने का जो बेस होता है वो क्या होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और जब हमें राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटाना होगा तब उनके लिए क्या होना चाहिए, संविधान का अतिक्रमण, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इस केस में 1/4 मेंबर जो भी प्रस्ताव लेके आएगा तो उस सदन के 1/4 सदस्य, जैसे लोकसभा के हमारे 543, तो उसका 1/4 होना चाहिए, राज्यसभा के तो उसका 1/4 होना चाहिए। ठीक है। तब जाके मिनिमम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। तो यहां पे ये होने चाहिए और यहां पे क्या होना चाहिए, केवल 50 सदस्य और 100 सदस्य, ये यहां पे अंतर है मूलभूत। हाँ, इस केस में भी क्या होता है कि राज्यसभा के सभापति महोदय और लोकसभा के अध्यक्ष इस प्रस्ताव को ग्रहण भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिसेंट में अभी आपने देखा होगा हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, अब तो पूर्व राष्ट्रपति, वो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी ने त्यागपत्र दिया। तो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं कि एक जस्टिस हैं शेखर यादव जी, तो उनके अगेंस्ट जो है विपक्षी दल है शायद वो लेकर आना चाह रहे थे।
तो ऐसा सौगात थी कि विपक्ष के प्रस्ताव को लिया जाएगा। शायद ये चर्चा है, एग्जैक्ट क्या है वो नहीं कहा गया। हालांकि उन्होंने अपने त्याग पत्र में जो कारण बताया था वह तो अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था। तो हालांकि जो मुद्दा है वो जजेस को हटाने से ही संबंधी है, जो समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रक्रियागत जो कह सकते हैं अंतर है वो आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया से अवगत हमें अवश्य कराएं। कैसे कराएंगे? इनबॉक्स में मैसेज के माध्यम से कराएं। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करें, इसे लाइक करें और अपने मित्रों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं या एक साधारण जानकारी जो होनी चाहिए तो उन तक इसको पहुंचाएं। और हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, आगे किसी अन्य मुद्दे पर जो विशेषीकृत मुद्दे जो चाहे आपकी तैयारी से संबंधित हो उस पर किस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं, डेफिनेटली आप मुझे वहां पर लिख के जरूर दीजिएगा इनबॉक्स में। तो आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।